हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां आपको हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है शून्य से शिखर तक, जो आपकी आगामी यूपी टेट, सी टेट, रीट और केबीएस इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी आपके पुलिस कांस्टेबल वगैरह जहां भी हिंदी आती है उसके लिए पूरा कंप्लीट कोर्स है। कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। आप सभी से अनुरोध है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज का जो टॉपिक है वो है समास। समास है क्या, यानी समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। आज इसको हम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से, जहां ट्रिक का यूज हो सकता है वहां ट्रिक भी बताऊंगा, वरना व्याख्या मेरे हिसाब से तो व्याख्यात रूप में पढ़ना ही सही रहता है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक वगैरह इन चीज़ों में बहुत बार होता है भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का बेसिक बेस तैयार करके चल रहे हैं तो भूलने के चांस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण, यानी एक से अधिक शब्दों के बदले में एक सार्थक शब्द देना। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है शब्दों का छोटा रूप, ठीक है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य की विभक्तियों अथवा लगाव के शब्दों का लोप होकर जिस शब्द का निर्माण होता है वह सामसिक पद या समस्त पद कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। यानी जितनी भी इससे रिलेटेड आपकी पूछी जा सकती हैं मैंने आपको वो सारी बताई। जैसे कि अगर मैं इसको एग्जाम्पल से कहूं, मैंने कहा सत्यव्रत, यानी अब इसको बोलने का तरीका सत्य का व्रत, तो भैया तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि इसके बीच में किसका विभक्ति का लोप था, का। सत्य और व्रत तो द्वंद्व समास हो गया। सत्य ही व्रत कर्मधारय समास हो गया। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो समास के जो भेद होते हैं वो मुख्यतः 6 हैं। पहला अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। इसको मतलब ट्रिक भी बताऊंगा और व्याख्यात रूप में तो चल ही रहा है। तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। लिंग वचन के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं आजीवन, तो ये क्या एक अव्यय है, और इसका जब मैं विग्रह करूंगा तो जीवन पर्यंत। यथाशक्ति, यथाशक्ति तो शक्ति के अनुसार। भर पेट तो पेट भरकर। अनुरूप यानी रूप के योग्य। यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो सके। दिन भर सारे दिन। हाथों हाथ, तो ये भी मैंने इसलिए लिया है कि एग्जाम में डायरेक्ट बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बन गए जैसे रातों रात, तो लोग द्वंद्व मार के चले जाते हैं। वो देखते हैं कि भैया ट्रिक के जो ट्रिक बताते हैं ना लोग के रातों रात, तो वो ट्रिक है कि योजक चिन्ह जहां दिख जाए तो वहां द्वंद्व होता है। लेकिन नहीं, जहां पर हाथों हाथ रातों रात है ना, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव की अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो विशेषता यही है कि आ, यथा, भर, अनु, जिनका जो प्रथम पद है ना वो अव्यय हो, ठीक है। जैसे कि और भी बहुत सारे, प्रत्येक, भरपेट, बारंबार, प्रतिदिन, अनुरूप, प्रतिकूल, जितने भी ये पहले वर्ड आ रहे हैं, प्रतिकूल, हाथों हाथ, बेरोजगार, निसंदेह, जैसे नी आ गया इसमें, तो ये सब कैसे हमारे अव्ययी भाव समास हैं। और आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट ऐसा बचा हो कि अगर आपके सामने कोई भी आता है समास से क्वेश्चन तो वो छूटे, ठीक है। तो ये थी हमारे अव्ययी भाव समास, जिसकी मैंने ट्रिक भी बता दी आपको कि आप कैसे पहचानोगे। तो और जैसे प्रति है, अनु है, इन शब्दों के वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह होता है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, या इस प्रकार कहें कि प्रथम पद गौड़ होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें समास करते समय विभक्तियों का लोप होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले कारक पढ़ाए, वर्णमाला और कारक वगैरह ये मैं पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप वॉच कर सकते हैं। और पूरा जो सीडीपी मैंने कंप्लीट कराई है उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप अपनी आगामी शिक्षक भर्ती में एक सीट नियुक्त करें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
इसमें इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों से, के लिए, से, का, की, के, है ना, मैं, पर इत्यादि का लोप होता है। तो कारक तो मैंने पढ़ाए हैं आपको, कारक कितने होते हैं भैया? 8 होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ तत्पुरुष समास में मुख्यतः 6 कारकों का यूज होता है, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। कौन कौन से कारक हैं? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। जैसे कर्म से पहले आता था, कर्ता नहीं है इसमें, है ना, उसी प्रकार। तो कर्म कारक, इनको बस इतना ही समझना है कि अगर मैं किसी समास का अगर विग्रह करता हूं तो किस विभक्ति का लोप हो रहा है वो पता चल जाता है। अगर डीपली क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो तत्पुरुष समास के अंदर ही पूछ सकता है। हो सकता है किसी विभक्ति का लोप कर दे और डायरेक्ट ना पूछे, तत्पुरुष समास ना लिख के कह दे भैया अपादान, मतलब अपादान है या अधिकरण है या संबंध है, कौन सा तत्पुरुष समास है ये, है ना। तो कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप होता है, ठीक है, इतना ही बस समझना है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो मैं इसका अगर विग्रह करूंगा तो स्वर्ग को प्राप्त, तो मुझे पता चल गया को विभक्ति का लोप है। शरणागत, शरण को आगत, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, मांस बच्ची, मांस को खाने वाला। तो इन सभी उदाहरणों में को विभक्ति का लोप है। किसका? को विभक्ति। और को विभक्ति किसके अंतर्गत आती है भैया? कर्म कारक, है ना। तो यहाँ पे कर्म कारक तत्पुरुष यानी कर्म तत्पुरुष बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कर्ण तत्पुरुष, यानी इस कर्ण तत्पुरुष से और के द्वारा का लोप होता है। इसको भी उदाहरण से समझते हैं। बाक युद्ध, बाक से युद्ध, यानी बाक का मतलब हो गया बातचीत वाला युद्ध। नीति युक्त, नीति से युक्त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। पद दलित, पद से दलित, है ना। तो इन सब में किसका लोप हो रहा है? इन सब के अंदर से और के द्वारा विभक्ति का लोप हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान कारक। तो संप्रदान, इसमें संप्रदान तत्पुरुष के लिए का लोप होता है। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। राह खर्च, राह के लिए खर्च। ऐसा तो नहीं बोलोगे कि राह को खर्च दे दो, है ना, राह के लिए खर्च चाहिए मुझे, है ना, ऐसे ही तो बोलोगे। जब आप अर्थ निकालोगे तो खुद ही आप पकड़ लोगे कि भैया इसमें किस विभक्ति का लोप है। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। नेक्स्ट आता है हमारा अपादान तत्पुरुष। इस अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति का लोप होता है। तो समस्त पद, जैसे मैं इसका समझता हूं, दूरागत, दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। तो तत्पुरुष समास में इसमें से विभक्ति का लोप हो रहा है, तो ये अपादान। अच्छा, अब अपादान, अब बहुत से लोग कहेंगे कि भैया से तो पहले भी आ गया, तो हम ऐसे कैसे, तो मैंने आपको बताया था अपादान में किसका? अलगाव का, यानी किसी चीज से अलग होने का हमें मालूम पड़ता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अगर आपको कारक पता होगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल था, रण विमुख, यानी रण से विमुख, रण से दूर है। दोष मुक्त, दोषों से कैसा है भैया? दूर है ना। तो यहाँ पे अलगाव की स्थिति आ रही है हर चीज में। नेक्स्ट है हमारा संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध तत्पुरुष यानी का, की, के, का, इनका लोप होता है। जैसे पराधीन, पर यानी दूसरे के अधीन। नगर सेठ, नगर का सेठ। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। कन्यादान, कन्या का दान। इनसे क्वेश्चन आपसे तभी रेयर केस में बनेगा अगर कोई डीपली पूछ रहा हो, वरना ज्यादातर आप देखेंगे यूपी टेट, सी टेट में तो कर्मधारय और बहुब्रीहि में अटका देता है। कंफ्यूज हो जाते हैं भैया किसको मारें। जब दोनों होते हैं तो हमेशा याद रखना बहुब्रीहि को प्रधानता देनी है। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे नीलकंठ आ गया और उसमें कर्मधारय भी दे रहा है और आपको बहुब्रीहि भी दे रहा है, तो आपको प्रधानता बहुब्रीहि को देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण तत्पुरुष, यानी इसमें में, पर आदि विभक्ति का लोप होता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, ठीक है। ये तो था हमारा पूरा तत्पुरुष समास का व्याख्यित रूप, और ये भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने और जो हमारे
समास हैं कर्मधारय, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद विशेष्य हो। देखो मैं बिल्कुल इस तरीके से आपको समझाना चाहता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। यानी कि विशेषण और विशेष्य की बात हो रही, यानी कोई किसी की विशेषता भी बता रहा है। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आप इनको, जैसे श्वेतांबर, अंबर कैसा है भैया, श्वेत है, तो श्वेत है जो अंबर है, जो का अर्थ आवे या किसी का है, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष कैसा है भैया, महान है, किसी की विशेषता बताई जा रही है, तो वहां कर्मधारय होता है। ठीक है। मधुहास, मधुसम है जो हास, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। सतपुरुष, सत है जो पुरुष। ठीक है। तो कर्मधारय में आपको बस यही याद रखना है कि इसमें विशेष और विशेषण और विशेष्य चल रहा होता है। विशेष्य क्या, संज्ञा है सर्वनाम की जो विशेषता प्रकट कर रहा हो। जैसे कि अगर मैं इसके और अगर ज्यादा एग्जाम्पल लूं तो नीलकमल है ना, पीत सागर, महोषधि, महाकवि, तो कवि कैसा है भैया, महान है। नीलकमल, कमल कैसा है, कमल है जो नीला, नीले रंग का कमल है ना। तो इसी में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और बिल्कुल मैं साधारण तरीके से आपको समझाता हुआ चलूंगा, जिससे कि कोई किसी का भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में यानी आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें अगर ये दो समास मेल नहीं दिए हैं, कर्मधारय और बहुव्रीहि, तो पहले प्रधानता आपको बहुव्रीहि को ही देनी है। ये बात आप नोट कर लेना, कहीं भी ना आप गलत कर आओ भैया। नोट में मैंने लिखा, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो तो कर्मधारय समास होता है। अब आता है हमारा द्विगु। ये भी सरल हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं। ठीक है। वो आज आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि द्विगु समास। अब आ गया त्रिलोक, है ना, एक मैं अभी आपको बताता हूं त्रिलोक। अब कहीं आ गया त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र से ऐसा नहीं है कि भैया द्विगु ही होगा, वहां भी आपका बहुव्रीहि हो सकता है, क्योंकि त्रिनेत्र में वो तीसरे की ओर इशारा कर रहा है भैया, भगवान शिव की तरफ। तो इसीलिए मैं आपको ये पूरा जो टॉपिक है डिटेल में समझते हुए चलिए बस, और आपका ये आज समास का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जिस समास का एक पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा पूर्व पद प्रधान होता है उसे द्विगुण समास कहते हैं। बहुत आसान तरीके से अगर मैं कहना चाहूं तो जहां गिनतियों की बात हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की बात हो, जैसे बोला त्रिलोक, तो त्रि यानी 3 की बात कर दिया, 3 लोकों का समूह। चौराहा, चौराहा यानी ये, तो 4 जिस पे राहें हों। सप्तऋषि यानी कितने, 7 ऋषि, तो भैया 7 ऋषियों का समूह। पंचवटी, 5 बटों का समूह। ठीक है। जहां पर गिनतियों की बात हो रही हो, नवरत्न, और भी बहुत सारे हैं, तिरंगा, सप्ता, सतसई, है ना, त्रिलोक इत्यादि बहुत सारे हैं। अब हम बात करते हैं अपने द्वंद्व समास की। जिन समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करते समय तथा और आदि लगे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऐसा आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। इसकी ट्रिक मैं बताना चाहूं तो जो मैंने आपको अव्ययी भाव में बता रहा था कि एक योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो मैंने उसमें यही बताया था कि भैया अगर पूछ ले रातों रात तो कंफ्यूज ना हो, रातों रात, हाथों हाथ, तो उनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या मार के चले आते हैं भैया, द्वंद्व समास मार के चले आते हैं। लेकिन द्वंद्व से ही आप अर्थ लगा लो भैया कि विपरीत की बात कर रहा होगा कि दिन, तो इसका विपरीत होगा रात, और ये योजक चिन्ह में मेन है वहां पे। अब हम समझते हैं भाई बहन, तो भाई और बहन, धनी निर्धन, धनी और निर्धन, रात दिन, रात और दिन, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, यानी कि विपरीत की बात करे, मोटा पतला, छोटा बड़ा, है ना, काला सफेद, और योजक चिन्ह हो तो वहां पर आपका द्वंद्व समास होगा। अब आज का जो हमारा लास्ट जो सबसे मेन है, बहुव्रीहि समास, इसको भी समझते हैं। ऐसे शब्दों का मेल जिनमें दोनों पद प्रधान न हो, अर्थात जिसमें प्रयुक्त शब्द स्वयं प्रधान न रहकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है
या दोनों शब्द मिलकर एक विशेष संज्ञा या संज्ञा का विशेषण का अर्थ दें तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास किसकी भांति काम करते हैं? योग रूढ़ की भांति। योग रूढ़ की भांति यानी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे मैंने कहा पीतांबर, पीता है अंबर, पिता है पीत। पीत यहाँ पे अगर मैं अर्थ लगाऊं पीत का, तो पीत होते हमारे वस्त्र, है ना। तो पीले वस्त्र, तो इसका अर्थ क्या हो गया भैया? पीले वस्त्र किसके हैं? भगवान कृष्ण के। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, यानी 10 सिर किसके हैं भैया? तो वो हैं रावण के। तो ये किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं किसकी भैया? भगवान विष्णु की। तो यहाँ भगवान विष्णु की विशेषताएं बता रहा है। मैंने कहा त्रिलोचन, तो अब देखो ये आगे ना त्रि। अब बहुत से लोग जल्दबाजी में क्या लगाएंगे भैया? द्विगु समास है, वो तीन की उसकी बात कर रहा है। त्रिलोचन, 3 नेत्रों या जिसके 3 नेत्रों। लेकिन अगर कहीं बहुब्रीहि है तो आपको बहुब्रीहि ही लगाना है, क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमें इसी को देनी है, बहुब्रीहि को। अगर है, अगर ऐसा मिलता जुलता कहीं आप फंस जाएं, कर्मधारय में और बहुब्रीहि में फंस जाएं, तो आप बहुब्रीहि लगाइए, ठीक है। त्रिलोचन हो गए, और भी बहुत सारे हैं, जैसे जलज। अब मैंने कहा जलज, तो भैया जलज का अर्थ क्या हो गया? कि जल में उत्पन्न होता है जो। तो जल में कौन उत्पन्न होता है भैया? कमल। किसकी बात कर दी इसने? किसी तीसरे की बात कर दी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। भैया किसका नीला कंठ है? भगवान शिव का। आज का जो हमारा टॉपिक था समास, मैं आशा करता हूं कि शायद ही अब आपका कोई डाउट इस टॉपिक से बचा हो, और आप सभी बस अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 को ऐसे ही प्यार करिए और शेयर करिए, जिससे कि आप अपने आगामी शिक्षक भर्ती में एक सीट नियुक्त कर सकें।